हाँ जी बेटा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने परम्यूटेशन ख़त्म कर लिया था। इस क्लास में कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन होना होता है वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, राइट। और जहाँ पे सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट भी होना है वहाँ पे हम परम्यूटेशन यूज़ करेंगे, करेक्ट। तो अगर सिलेक्शन भी होना है और फिर साथ में उसके बाद अरेंजमेंट भी होना है तो हम यूज़ करेंगे परम्यूटेशन। ठीक है, जो कि हम लास्ट एक्सरसाइज में देख चुके हैं। और अगर हमारे पास सिर्फ ओनली सिलेक्शन होना है, अरेंजमेंट नहीं होना है, तो हम यूज़ करेंगे कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशंस। ठीक है, परम्यूटेशंस, राइट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन इज, लेट्स से वी हैव टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स out of n different objects, ठीक है। तो ये जो n ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट है, विल बी इक्वल टू NCR। जैसे उसमें NPR होता था, ठीक है, तो सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग, ठीक है, R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, इसमें NCR हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ सेलेक्टिंग है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। इतना तो परम्यूटेशन में भी होता था, यहाँ पे नीचे साथ में एक आर फैक्टोरियल और लग जाएगा, तो n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अगर हम एसेंशियली देखें तो ये फॉर्मूला वैसे परम्यूटेशन के फॉर्मूले से हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, देखो, अगर मुझे NPR करना है तो मतलब मुझे n में से 8 चीज़ें पहले सेलेक्ट करनी है, राइट, और फिर उसके बाद मुझे उनको अरेंज करना है ना। n चीज़ें रही होंगी, n ऑब्जेक्ट रहे होंगे, उसमें से r ऑब्जेक्ट मैंने पहले सेलेक्ट किए, राइट। सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, पहला काम तो मैंने ये किया होगा, राइट। और फिर उसके बाद अरेंजिंग दोज r ऑब्जेक्ट्स, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं r ऑब्जेक्ट्स, उनको मैंने अरेंज किया होगा, यही किया होगा NPR में, राइट। So NPR will be essentially what? Selecting R objects from N objects, which is NCR, और फिर उन R objects को अरेंज करना, मतलब R फैक्टोरियल। ठीक है, तो NPR का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल इक्वल्स टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। ठीक है, ये R फैक्टोरियल इस साइड नीचे आ जाएगा, तो NCR की वैल्यू क्या आ जाएगी? N फैक्टोरियल अपॉन ये R फैक्टोरियल नीचे आ गया इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हम NCR की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला, बट इस सब की ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको एज ए एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दिया है, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है, तो NPR होगा तो N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, और NCR होगा तो N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, राइट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्बिनेशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ NCR है ना, कॉम्बिनेशंस लिख लो या NCR फॉर्मूला लिख लो, तो NCR लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ NCR। ठीक है, सबसे पहला तो NC0 अगर आपको निकालना है तो ये कितना आएगा? 1 आएगा हमेशा। ठीक है, इसको यहाँ पे करके देख लेते हैं, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल मतलब N माइनस 0 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो गया आपका N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और N माइनस 0 फैक्टोरियल विल बी N फैक्टोरियल, राइट। तो N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, NCN आप कभी भी निकालेंगे ये भी हमेशा 1 आएगा, निकाल के देख लेते हैं। N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल का मतलब N फैक्टोरियल, राइट, इंटू N माइनस R फैक्टोरियल मतलब N माइनस N फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, राइट, N माइनस N। तो ये अगेन क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल इज 1, सो दिस विल बी 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक रिजल्ट निकाल सकता हूँ कि NC0 इज इक्वल टू NCN इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है,
n की कुछ भी वैल्यू हो, NC0 भी हमेशा 1 के इक्वल होगा और NCN भी हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी, NC1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू n। ठीक है, चाहे n की कुछ भी वैल्यू हो। करके देख लेते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ऊपर से n को n माइनस 1 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज 1 और इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा, n आ गया। तो NC1 विल ऑलवेज बी इक्वल टू n। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये बोल रहा है कि कभी भी आपको ऐसा मिलेगा NCR, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू NCN माइनस R। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ मैं आपको कि मान लो आपके पास यहाँ पे n की वैल्यू 8 है। ठीक है, n की वैल्यू 8 है और r की वैल्यू हमने मान ली 3 है। ठीक है, तो NCR मतलब 8CR विल ऑलवेज बी इक्वल टू 8 माइनस R विच इज 8 माइनस 3 विच इज 5। तो NC3, R की जगह पे 3 लिखना है हमें, NC3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 8C3 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 8C5। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो नीचे वाले जो दो R हैं इनका सम अगर R के N के इक्वल है तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, राइट। ठीक है, तो ये आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि यार अगर NCA इज इक्वल टू NCB है, ठीक है, यहाँ पे n सेम है, NCA इज इक्वल टू NCB है, देन दो चीज़ें हो सकती हैं, ईदर A इज इक्वल टू B, ऑब्वियस सी बात है, अगर A और B दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और A प्लस B इज इक्वल टू N, या फिर A प्लस B किसके इक्वल होगा, A प्लस B विल बी इक्वल टू N। अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो या तो A B के इक्वल होगा या फिर A प्लस B विल बी इक्वल टू N। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेम ही है, A प्लस B, यहाँ पे अगर मैं इसको A मान लूँ और इसको B मान लूँ, है ना, 3 को A मान लूँ और इसको B मान लूँ, तो A और B तो इक्वल नहीं है, तो मतलब फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, लेकिन A प्लस B विल ऑलवेज बी इक्वल टू N, तो 3 प्लस 5 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो देखा जाए तो थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं, है ना, बस उनको लिखने का तरीका इन्होंने अलग अलग यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप भले ही उतना ज़्यादा ध्यान ना दें, ये वाली प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी पे आप अगर ध्यान दे लेंगे तो दैट शुड बी इनफ। ठीक है, कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो या तो A इक्वल्स टू B होगा या फिर A प्लस B N के बराबर होगा। ठीक है, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है। आपकी NCERT में एक और प्रॉपर्टी दे रखी है कि भाई NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है, थोड़ी इतनी ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होती है, शायद मिसलेनियस के क्वेश्चंस में यूज़ होगी तो देख लेंगे, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ N प्लस 1 CR के इक्वल आ जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मान लो 8C4 है प्लस 8CR माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 3 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, जैसे ही आपको ऐसा कुछ भी दिखे 8C4 प्लस 8C3 तो N प्लस 1 मतलब 9CR, R मतलब 4, तो 9C4 के इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरह का कुछ दिखेगा, हम डायरेक्ट 9C4 लिख सकते हैं, N प्लस 1 CR लिख सकते हैं। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कॉम्बिनेशंस की इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, NC0 और NCN हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, NCR का हमने फॉर्मूला देख लिया, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, NC1 हमेशा n के इक्वल होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर NCA इज इक्वल टू NCB है तो या तो A B के इक्वल होगा या A प्लस B इज इक्वल टू N होगा। ठीक है, और ये चौथी प्रॉपर्टी है, ये आप देख लेना, NCR प्लस NCR माइनस 1
इज इक्वल टू n+1 CR। ये कहीं यूज़ होगी तो देख लेंगे, फिर भी मैंने आपको बता दिया ताकि एटलीस्ट छूटे ना, आपके माइंड में रहे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर। चलिए देखिए एग्जाम्पल 17 में कह रहा है कि NC9 इज इक्वल टू NC8, कह रहा है फाइंड NC17। अब यार मैंने आपको बताया था कि जब NCA इज इक्वल टू NCB होता है तो या तो A इक्वल्स टू B होगा और A प्लस B इक्वल्स टू N होगा। तो यहाँ पे क्लियरली A और B तो इक्वल नहीं है, 9 और 8 तो इक्वल नहीं है। इसका मतलब N की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, A प्लस B के इक्वल, मतलब 9 प्लस 8 के इक्वल, मतलब N की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे 17। समझ में आ रहा है। और मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है NC17। N की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 17, तो मतलब एसेंशियली मुझे 17C17 फाइंड करना है। ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ NC0 और NCN हमेशा 1 के इक्वल होंगे, और NC1 किसके इक्वल होगा, हमेशा N के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज इस क्वेश्चन में रिवाइज हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे अ कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women। ठीक है, तो हमारे पास 2 men हैं और 3 women हैं, तो टोटल 5 लोग हैं हमारे पास। ठीक है, इनमें से 3 लोगों की एक कमिटी बनानी है। इन हाउ मैनी वेज दिस कैन बी डन, तो कितने वेज में बन सकती है, पार्ट 1 को कर लेते हैं। पार्ट 1 5C3, राइट है ना। 5 लोग हैं, उनमें से 3 लोगों की कमेटी बनानी है, मतलब 3 लोग सेलेक्ट करने हैं। अब कमेटी में कोई आपको अरेंजमेंट तो नहीं करना है ना कि उसको यहाँ पे बिठाना है या उसको ये पोजीशन देनी है या उसको ये पोजीशन देनी है, ऐसा तो इसने कुछ बोला ही नहीं है। बस सिंपली बोला है कि यार 5 लोग हैं, इनमें से 3 लोगों की एक कमेटी बनानी है, तो मतलब 5 लोगों में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5C3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज़ 2। 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, 10 वेज में, टोटल 10 वेज में हम ये कमेटी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट में कह रहा है हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वीमेन। तो कह रहा है अब अगर हमें कमेटी ऐसी बनानी हो जिसमें 1 मैन होना चाहिए और 2 वीमेन होनी चाहिए, तो कितने वेज में पॉसिबल है ये, तो इसको भी कर लेते हैं पार्ट 2 को। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज हमेशा लिखना है आपको, ये टोटल नंबर ऑफ वेज हमने ऊपर नहीं लिखा, इसमें भी लिखना था। ठीक है, अब देखो हमें 1 मैन चाहिए और टोटल हमारे पास कितने मैन हैं, 2 मैन हैं, तो 2 में से 1 मैन को सेलेक्ट करना है, तो 2C1 मल्टीप्लाइड बाय 3 में से 2 वीमेन को सेलेक्ट करना है, 3C2। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, राइट 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर तो 2 हो जाएगा, ये तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज़ 6। तो टोटल 6 वेज में आपका ये हो सकता है। क्या हो सकता है कि जो कमेटी हमने 3 लोगों की बनाई है उसमें 1 मैन होगा और 2 वीमेन होंगे। ठीक है, तो 2 में से 1 मैन सेलेक्ट किया मल्टीप्लाइड बाय 3 में से 2 वीमेन सेलेक्ट की, और फर्स्ट पार्ट में इसने कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया था, तो हमने सीधा 5 लोगों में से 3 लोग सेलेक्ट कर लिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हैं। ठीक है, उसमें से हमें 4 कार्ड्स सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, राइट, चूज इज सेलेक्ट, राइट, सेलेक्ट करने हैं। अच्छा, कह रहे 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट,
अब यहाँ पे आपको कार्ड्स की नॉलेज देना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ी कार्ड्स की नॉलेज देता हूँ। टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 52 कार्ड्स 4 सूट में डिवाइड होते हैं, सूट्स बोलते हैं इनको, राइट, सूट्स, ठीक है। एक तो होता है आपका हार्ट, एक होता है आपका दो रेड, सबसे पहले कलर्स में डिवाइड करते हैं इनको, ठीक है। चलिए, दो कलर्स में ये डिवाइड होते हैं 52 कार्ड्स, ठीक है, रेड एंड ब्लैक। रेड कार्ड भी 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं, ठीक है, ताश के पत्ते, ठीक है। अब जो ये रेड कार्ड होते हैं ये दो सूट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये तो हो गए कलर्स। अब हम आ गए सूट्स पे, सूट्स, ठीक है। मैं चाहूँगा कि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप एक कार्ड्स का जो है इंटरनेट पे अच्छे से स्टडी कर लें, या फिर एक कार्ड्स का डेक खरीद के उसको अच्छे से देख भी लें, ठीक है। तो रेड कार्ड जो है इसमें दो सूट्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हार्ट और एक होता है डायमंड, ठीक है। हार्ट कुछ ऐसा दिखेगा आपको और डायमंड कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ब्लैक जो होते हैं, ब्लैक भी दो सूट्स होते हैं उसमें, कौन कौन से, एक तो होता है स्पेड और एक होता है क्लब, ठीक है। तो स्पेड जो होता है वो उल्टे हार्ट के जैसा दिखता है और यहाँ पे नीचे एक ऐसे करके डंडा निकला होता है, ठीक है। तो ये होता है स्पेड, ये ब्लैक होता है। और क्लब जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, चिड़ी की तरह, ठीक है। थोड़ा और क्लीन बना देता हूँ। ये जो होता है आपका, ये क्लब होता है, इस तरीके से दिखता है क्लब, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सूट्स, ठीक है। तो 26 रेड कार्ड थे, तो इसमें से 13 हार्ट कार्ड होते हैं, राइट, और 13 हमारे डायमंड कार्ड होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड थे, तो 13 हमारे स्पेड कार्ड होते हैं और 13 हमारे क्लब कार्ड होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया जो है कलर्स में और इनके सूट्स में डिवीजन, ठीक है। अब जो ये 52 कार्ड्स होते हैं ये हमारे पास नंबर से होते हैं। नंबर से कैसे होते हैं, एस जिसपे ए लिखा होता है, 1 नहीं लिखा होता, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक, फिर जैक क्वीन किंग, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टोटल, आप गिनोगे तो 13 कार्ड्स, ए से लेकर 10 तक 10, जैक क्वीन किंग, ठीक है। तो ये 13 कार्ड्स होते हैं हर एक सूट में, ठीक है। तो आपके हार्ट के भी ये 13 कार्ड्स होंगे, ठीक है। आपके डायमंड में भी यही सेम 13 कार्ड होंगे, कौन कौन से, ए से लेकर के तक, ठीक है। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन किंग, ठीक है। सेम आपके स्पेड में होंगे, ब्लैक कलर के 13 कार्ड्स, ठीक है। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन एंड किंग, ठीक है। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ, इसका पर्पज़ है, अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ और भी समझाने वाला हूँ इसके बाद। और 13 आपके क्लब के कार्ड होते हैं, ठीक है। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक क्वीन एंड किंग। तो हो गए टोटल 52 कार्ड्स, राइट, ठीक है। तो 26 हमारे रेड कार्ड्स हो गए और 26 हमारे ब्लैक कार्ड्स हो गए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो रेड कार्ड में हमारे पास हार्ट और डायमंड के हो गए, ब्लैक कार्ड में हमारे पास स्पेड और क्लब के हो गए, ठीक है। 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 10 तक, फिर जैक क्वीन और किंग, राइट। चलिए, अब दो तरीके के कार्ड होते हैं, एक तो होता है फेस कार्ड्स
और एक होता है नंबर कार्ड्स। ठीक है, जो फेस कार्ड्स होते हैं वो होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। एस नहीं आएगा, एस नंबर वाले में आता है। जैक, क्वीन एंड किंग, जैक, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? जैक, क्वीन एंड किंग, 3 कार्ड मल्टीप्लाइड बाय 4 सूट है ना, चारों सूट्स में जैक, क्वीन एंड किंग है ना, तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास 12 हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर कार्ड कौन से होते हैं? ए से लेकर 10 तक। ठीक है, तो टोटल नंबर कार्ड कितने हो जाएंगे? आपके पास हो जाएंगे 40। तो यहाँ पे भी आप ऐड करोगे तो 52 बन रहा है। ठीक है, तो 40 नंबर कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड हो गए। तो कई बार आपसे फेस कार्ड पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कई बार आपसे कलर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कई बार आपसे सूट्स पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर ये 3 चीज़ों पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, फेस कार्ड पे, कलर्स पे और सूट्स पे। ठीक है, चलिए अब इस कार्ड की इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यार 52 कार्ड्स हैं, इसमें से हमें 4 कार्ड ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो 52 कार्ड्स हैं और इसमें से हमें 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? अगर हमें ये नॉलेज क्लियर है तो फिर अब ये वाले क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। कह रहा है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, जो चारों कार्ड हैं वो सेम सूट के होने चाहिए। ठीक है, यार एक बात बताओ, सेम सूट का मतलब क्या हुआ? या तो वो हर्ट के होंगे, इधर हर्ट, सूट तो 4 है ना, और डायमंड और स्पेड और क्लब, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं भाई। चारों के चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। तो अगर हार्ट से मैं 4 कार्ड लेता हूं तो मतलब 13 में से कोई भी 4 कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूं मैं, मतलब 13C4। और का मतलब प्लस, या फिर मैं डायमंड से 4 कार्ड ले लूं, मतलब 13C4, या फिर मैं स्पेड से 4 कार्ड ले लूं, मतलब 13C4, और या फिर मैं क्लब से 4 कार्ड ले लूं, तो यहाँ पे भी 13C4। तो इसका आंसर हो गया 4 × 13C4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13C4 को आप फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेना NCR का। ठीक है, विच इज़ n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट देके छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। ठीक है, तो इसने बोला 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, तो सेम सूट का होने का क्या मतलब है कि यार या तो इसके होंगे या इसके होंगे या इसके होंगे या इसके होंगे, है ना, चारों के चारों कार्ड इन्हीं में से आएंगे। सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 4 कार्ड बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट सूट्स। ओके, 4 डिफरेंट सूट्स मतलब क्या है इसका कि एक कार्ड तो हार्ट से आया 13C1। ठीक है, चलो मैं पहले इसको लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। 1 कार्ड फ्रॉम हार्ट, चारों डिफरेंट सूट के होने चाहिए ना, एंड 1 फ्रॉम डायमंड एंड 1 फ्रॉम स्पेड एंड 1 फ्रॉम क्लब। 1 फ्रॉम क्लब, ठीक है, एक यहां से एंड, अब की बार और नहीं आ रहा है। ठीक है, पिछली बार और आ रहा था, क्यों? क्योंकि चारों कार्ड एक ही सूट से लेने थे, तो या तो इससे या इससे या इससे या इससे, लेकिन अब की बार चारों अलग अलग सूट से होने चाहिए। तो मतलब एक इससे एंड एक इससे एंड एक इससे एंड एक इससे, तो मतलब हमारा रिक्वायर्ड अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 13C1 क्या होगा? वैसे 13 होगा, NC1 क्या बताया था मैंने? n बताया था, तो ये एसेंशियली 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 विच इज़ 13 की पावर
4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, द आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा, तीसरे में कह रहा है कि चारों के चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। थर्ड पार्ट में बोल रहा है चारों के चारों फेस कार्ड्स होने चाहिए। अब मैंने आपको बताया था टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं, है ना, 3 × 4, 12 फेस कार्ड्स, है ना, जैक, क्वीन एंड किंग। तो एक सूट के, 2 सूट के, 3 सूट के, 4 सूट के, तो मतलब चारों कार्ड ये 12 में से ही आने चाहिए। तो मतलब 12C4 ये मेरा आंसर हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो चारों के चारों फेस कार्ड हो गए। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। फोर्थ पार्ट कह रहे 2 रेड होने चाहिए, 2 ब्लैक होने चाहिए। तो मतलब 2 कार्ड तो यहाँ 26 में से आएंगे एंड 2 कार्ड यहाँ 26 में से आएंगे, करेक्ट। तो 26 में से 2 कार्ड लिए एंड 26 में से 2 कार्ड लिए। ठीक है, तो अभी मैं लिख के नहीं दिखा रहा हूं, 2 कार्ड्स फ्रॉम रेड एंड 2 कार्ड्स फ्रॉम ब्लैक। ठीक है, उसने लिखा ही हुआ है ये। तो 2 कार्ड्स फ्रॉम रेड मतलब 26C2 एंड 2 कार्ड्स फ्रॉम ब्लैक मतलब 26C2, तो 26C2 × 26C2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, बोलता है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। तो कह रहा है कि कार्ड्स ना सेम कलर के होने चाहिए, चारों के चारों कार्ड्स। तो मैं क्या बोलूँगा, या तो मेरे कार्ड इन रेड में से आए होंगे 26 में से, और या फिर ब्लैक में से आए होंगे, राइट। जैसे इसने बोला था सेम सूट, अब की बार ये बोल रहा है सेम कलर के होने चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, 4 कार्ड्स फ्रॉम रेड और ऑल कार्ड्स फ्रॉम, है ना, यहाँ पे भी 4 की जगह ऑल ही लिख देते हैं। ऑल कार्ड्स फ्रॉम रेड और ऑल कार्ड्स फ्रॉम ब्लैक। ठीक है, तो ऑल कार्ड्स फ्रॉम रेड का मतलब 26C4 प्लस, है ना, और आ रहा है बीच में, ऑल कार्ड्स फ्रॉम ब्लैक का मतलब भी 26C4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो अगर एक बार हमें ये कार्ड्स की नॉलेज अच्छे से हो जाती है तो फिर कार्ड्स के क्वेश्चन करना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करना। कहीं भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके जो डाउट हैं उनका पूरा सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विद द एग्जाम्पल्स। यस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपकी एक्सरसाइज 6.4 को सॉल्व करेंगे। एक बार आप ये कॉम्बिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।